सपने कैसे भी देखिए, खुली आँखों से या बंद आँखों से, सपने देखने के बाद उसको पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप सपने पूरे करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो सपने मत देखिए, चाहे खुली आँखों से बंद आँखों से। बिना सपनों की नींद पूरी कीजिए और सवेरे जब उठिए तो बिना सपनों के ही जीवन जीते रहिए। हेलो, हाय, सफलता विथा पढ़ना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो जो सिलेबस आपके बचे हुए हैं उन सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम जब आएगा तो यूट्यूब पर हड़कंप मच जाएगा और सारे चैनल्स बोलेंगे एग्ज़ाम होने की डेट आ गई है, एग्ज़ाम की डेट आ गई है। कुछ एथेंटिक न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्हीं को फॉलो कीजिए जो आपको बिल्कुल, अगर कल एग्ज़ाम आ रहा है, परसों एग्ज़ाम आ रहा है, मतलब एकदम पेपर में डेट आ गई तो ही वो बताते हैं, अन्यथा नहीं बताते हैं। अनावश्यक फालतू की परेशानी के पचड़े में मत पड़िए। आपके लिए, हमारे लिए, सारे जितने लोग फॉर्म फिल किए सबके लिए भला होगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। यूथ प्रैक्टिस सेट 45 44 कल हो गया था, परसों हो गया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखा था, 40 क्वेश्चन तक कर रखा था। और ये चैप्टर आपका 21 था, वस्त्र का निर्माण तथा परिसज्जा। आज हम लोग उसी का 42 से 40 क्वेश्चन हो गया था, 41 से हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बीच में थोड़ी बातें भी करूँगी क्योंकि वो अनिवार्य है बातें करना। हो सकता है बातें करूँ तो आपको समझ में आए वो चीज़ें, लेकिन मैं करूँगी। ठीक है, तो बातें करनी है तो लास्ट तक जुड़े जरूर रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कल का जान लेते हैं। कल का क्वेश्चन क्या था जो हम लोग ख़त्म किए थे। निम्नलिखित टाँकों की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी लॉक टाँका दर्शाती है? 100, 200, 300 या 400। तो इसमें जो लॉक टाँका दर्शाती है वो 100 दर्शाती है, अरे सॉरी 300 दर्शाती है। टाकों की श्रेणियों में 300 श्रेणी लॉक टाका दर्शाती है। लॉक टाका, लॉक स्टिच का आपको प्रकार बता दो, इसको हम इंटरलॉक बोलते हैं, जो कि कॉटन में नहीं होता, जो आपके रेशम में होता है, आपके वूलन में होता है, आपकी जो मतलब ऐसे रेशे होते हैं जो आप जब सिलाई करते हो और पहनते हो तो जब वो टाइट खिंचाव पड़ता है तो वो खुल जाते हैं, वहाँ पर ये इंटरलॉक का सिस्टम होता है। इसमें 300 टाँकों की श्रेणियों को जो है अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये कल ऑप्शन था, ये कल हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 41 क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं क्या है 41। महिला एवं पुरुष परिधानों में बेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से टाँके का वर्ग प्रयोग किया जाता है? तो बेस्टिंग टाँका जो होता है परिधान में, वो 100 वर्ग टाँका या 200 वर्ग टाँका या 400 वर्ग टाँका या 500 वर्ग टाँका, कौन से वर्ग टाँके का प्रयोग किया जाता है? तो वो 100 वर्ग टाँके का प्रयोग किया जाता है। कितने का? 100 वर्ग टाँके का प्रयोग किया जाता है। 100 वर्ग टाँके, ओहो, ठीक है, 100 वर्ग टाँके का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि में थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती? किस विधि में नहीं पड़ती है? एयर जेट में, फॉल्स ट्विस्ट में, क्रिम्प गियर अप में, नाइफ एज में। तो एयर जेट जो होता है ना, एयर जेट में पड़ती है। ठीक है, एयर जेट में नहीं पड़ती है थर्मोप्लास्टिक के गुणों की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जो है यार्न होते हैं जो ऑलरेडी खनिज वाले होते हैं, ऑलरेडी इसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं। फॉल्स ट्विस्ट का मतलब होता है कि जो ट्विस्ट है वो कम हो, ठीक है, या कभी सीधा कभी उल्टा हो। क्रिम्प गियर अप, क्रिम्प वाली चीज़ें हों, उसमें सिकुड़न पड़ने वाली चीज़ें हों। नाइफ एज, इसमें जो एजेस हैं ये बहुत शार्प हों। ठीक है, तो एयर जेट जो होता है इसमें इन सब की आवश्यकताएं नहीं पड़ती हैं। ठीक है, इसमें थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें फॉल ट्विस्ट है, क्रिम्प गियर अप है, नाइफ एज है। ठीक है, एयर जेट में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका
43 क्या है, नीचे दिए हुए रेसों को आपको एक्रिलिक रेसों को सही क्रम में बनाने की प्रक्रिया को लगाना है। घोलना है, छानना है, बहुलिकीकरण है, सुखाना है, काटना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो जितने भी आपके जो ये चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को क्या करना है, इकट्ठा करना है, एक जगह लाकर रख लेना है। ठीक है, तो बहुलिकीकरण करना है। बहुलिकीकरण के बाद में क्या होगा, घोलना। अब इन सारी चीज़ों को क्या करना है, आपस में घोल देना है। ठीक है, घोलना। घोलने के बाद में क्या होगा, स्पिनरेटर से छानना जाएगा। स्पिनरेटर से क्या करा जाएगा, निकाला जाएगा, छाना जाएगा। छानने के बाद में काता जाएगा। काटने का मतलब क्या है, खींचा जाएगा। खींचने के बाद में उसको स्पिनरेटर से खींच लिया जाएगा। धागे इसी तरह से बनते हैं, वो वाले एक्रिलिक रेसे जो बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या किया जाएगा, उसको सुखा के ठंडा कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, 3 है, 1 है, 2 है, 5 है, 4 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि नीचे दिए हुए रेसों के गुणों को आपको जो है नीचे दूसरी वाली सूची में मिलाना है। पहला सूची क्या है, स्टेपल फाइबर लंबाई, फिलामेंट लंबाई, रेसे का व्यास, दृढ़ता। दूसरी सूची में क्या है, ग्राम्स पर ड्रेनियर, टेक्स्ट, मीटर, सेंटीमीटर और माइक्रोन्स। अब इसको मिलाना है तो स्टेपल फाइबर की लंबाई हम लोग किस में नापते हैं, स्टेपल आपको पता है सेंटीमीटर और इंच में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर और इंच में नापा जाता है। तो आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। फिलामेंट की लंबाई किस में नापी जाती है, आप सबको पता है, रेशम, नायलॉन, ये सब किस में, मीटर में नापे जाते हैं। तो फिलामेंट की लंबाई किस में नापी जाती है, मीटर में नापी जाती है। रेसे का व्यास, रेसे की मोटाई कैसे पता चलती है, माइक्रोन से। रेसा का व्यास माइक्रोन से, कि रेसा कितना मोटा है, रेसा कितना पतला है, तो माइक्रोन से पता चलता है। ठीक है, और दृढ़ता यानी कि मजबूती, तो मजबूती टेक्स से, कितने टेक्स का धागा है, कितने टेक्स का धागा है, उससे पता चलता है कि धागा ज़्यादा टेक्स का है तो मजबूत है, कम टेक्स का है तो मजबूत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धागे जो रेसों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं वो धागे कहलाते हैं। वह धागे जो रेसों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं वो धागे कौन से कहलाते हैं, फीलिंग, रैप, नाप और क्लाउड। तो जो धागे रेसों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं, धागे रेसों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं वो धागे क्या कहलाते हैं, रैप। रैप मतलब क्या होता है, रैप मतलब होता है रैपना, लपेटना। रैप मतलब क्या होता है, लपेटना। फिलिंग मतलब होता है भरना। नॉप, अभी कल मैंने बताया था नॉप आपको, ठीक है, नॉप कहते हैं, नॉप। इसके बाद क्लाउड, क्लाउड भी मैंने पीछे वाली वीडियो जाकर देखिए। तो रैप, अच्छा रैप का मुख्यतः मतलब क्या होता है, जो एक आपका ताना जाता है, एक बाना जाता है, ताना जाता है, बाना, तो एक दूसरे को दोनों ढकते हुए चलते हैं, इसीलिए कि उसको रैप यार्न भी बोला जाता है, रैप जो है धागा भी बोला जाता है। ठीक है, फीलिंग मतलब भराई वाला, और क्लाउड मतलब क्या होता है, कहीं पर धागा हल्के कलर का, गाढ़े कलर का, और कहीं पर धागा हल्के कलर का, कहीं पर धागा गाढ़े कलर का, कहीं पर धागा हल्के कलर का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड यार्न बोलते हैं। ठीक है, नॉप मैंने बताया था, आप मुझे इसको बताएंगे। आंसर इसका क्या जाएगा, रैप जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हैक, पाउंड, नंबर 1, काउंट 2, क्या बोलते हैं, चलिए बताइए। मैंने इसको भी बता रखा है और बहुत अच्छे से यार्न वाला चैप्टर कर रखा है, जाकर देखिएगा आप उसमें, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हैंक, हैंक बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, धागों का झुंड, लंबाई 840 यार्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हैंक। ठीक है, पाउंड वजन होता है, नंबर 1, नंबर 2 धागे की मोटाई पतलाई होती है, और काउंट 2 भी जो होता है वो भी धागे के ही जो है लंबे में, मोटे में, छोटे में, पतले में, भारी में, कम में जाता है। ठीक है, लेकिन झुंड लंबाई की जो बात हो रही, झुंड लंबाई मतलब इकट्ठे की लंबाई हो रही, आपने उसको नापा है कि 840 का एक है, जो है उसको एक आप बोलेंगे यार्ड, और फिर 840 का दुगना कर देंगे
करेंगे 1680 तो उसको 2 ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, हैंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूत से बुना प्लेन रेशा है शिफॉन, क्रीप, कैलिको और जॉर्जेट। तो मैंने आपको ये बताया था कि कैलिको जो है वो सूत से बिना बुना आपका प्लेन रेशा है। शिफॉन सूत से बुना नहीं होता, उसमें थोड़ा सा सिल्क मिलाते हैं, थोड़ा सा नायलॉन का भी कुछ असर होता है, कहीं कहीं उसको सिल्क और हल्का सा जो है आपके पॉलिस्टर नहीं डालते, उसमें अधिकतर जो है ऐसे रेसे जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो वैसे रेसे, जिसको जो शिफॉन पहनते होंगे, मेरे पास साड़ी है, मैं प्रत्यक्ष आपको दिखा नहीं सकती, तो बहुत मतलब बोलते हैं ना कि अंगूठी से चली जाती है, वास्तव में अंगूठी से चली जाती है। आपको सोचना वो अंगूठी से चली जाती है, कंगन तो छोड़ दो आप, शिफॉन इतना सा हल्का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कैलिको जाएगा। जॉर्जेट आपको पता है, जॉर्जेट बहुत ही हार्ड टाइप का होता है, मतलब अगर आप उससे मुंह पोंछ लो तो मतलब जो लोग गोरे होंगे ना उनको कट जाएगा, लिटरली उनको मतलब ऐसे रगड़ पड़ जाएगी, ऐसा होता है जॉर्जेट। ठीक है, तो और क्रीप थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है, वो कपड़ा थोड़ा सा आपको कठिन टाइप का लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, कैलिको चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चरण में सूत कुताई के लिए तैयार होता है, किस चरण में, कार्डिंग में, बॉलिंग में, सिल्वरिंग में, कॉम्बिंग में, किस चरण में। तो आपको कार्डिंग का मतलब होता है झाड़ना, बेलिंग का मतलब होता है उसको बेलना, उसको दबाना, कॉम्बिंग का मतलब होता है उसका जो है उसको ये झाड़ना, मतलब जो गंदगी वगैरह झाड़ी जाती है, और ये झाड़ना का मतलब उसको बराबर करके झाड़ कर और कंघी करके और उसको बराबर किया जाता है, छोटा सूत अलग बड़ा सूत अलग ऐसे ऐसे करके रखा जाता है। सिल्वरिंग जो होता है, सिल्वरिंग करने के बाद में क्या कहा जाता है, सूत की कताई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरलैंकिंग मतलब इंटरलॉकिंग करना है, इसको आपको इंटरलॉकिंग करना है। इंटरलॉकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार का नाम रखा जाता है, धागे, रेसे, वस्त्र, बुनाई। तो इंटरलॉकिंग जो धागे होते हैं, तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली डिजाइन, इंटरलॉकिंग कैसे होती है, ऐसे 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 ऐसे, आपका ये कपड़े का किनारा होता है और कपड़े पर ऐसे ही डिज़ाइन होती है। ठीक है, इंटरलॉकिंग किया होता है आपका, तो ये जो डिज़ाइन होती है ये एक बुनाई का तरीका होता है इंटरलॉकिंग। ठीक है, इंटरलॉकिंग डिजाइन के अनुसार नाम रखा गया है, क्या, वीव बुनाई। बुनाई द्वारा वस्त्र निर्माण अत्यंत पुराना और प्रचलित काम है। ठीक है, पहले हाथों से बुनाई चलती थी, बाद में मशीनीकृत बुनाई होने लगी, लेकिन बुनाई से ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तागा का नंबर, तागा मतलब आप धागा रेशा मान लीजिएगा, नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रणाली क्या है, कॉटन काउंट, डेनियर, मैट्रिक टेस्ट। तो देखिए, डेनियर हम लोग नंबर में जानते हैं, हम लोग ने पढ़ा था, मैट्रिक हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, और टेक्स्ट हम लोगों ने ये भी पढ़ा। ये सब क्या चीज़ है, ये सब नंबर में हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, ये इतना डेनियर का धागा है, इतने गज का धागा है, इतने जो है मैट्रिक काउंट का धागा है। ठीक है, मैट्रिक काउंट में क्या होता है, 100 होता है, तभी हम लोग उसको मैट्रिक बोलते हैं। ठीक है, 100 को इंटू कर देते हैं हम लोग, 10 को इंटू 10 कर देते हैं, तो आपका मीट्रिक आ जाता है। और टेक्स्ट, लेकिन जो आपका कॉटन काउंट होता है ये नंबर में नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर में नहीं होता है, इसलिए कॉटन काउंट को हम लोग नंबर में नहीं लेते हैं। कॉटन काउंट तागा का नंबर देने का प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है। डीनियर मैट्रिक काउंट तागा का नंबर देने का प्रत्यक्ष प्रणाली है। ठीक है, और मैट्रिक काउंट जो करते हैं हम लोग वो 10 इंटू 10 करते हैं, लच्छियों की संख्या में करते हैं, वहाँ पर मैट्रिक काउंट चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नवीन किस्म के सूत और धागे हैं, सूत या धागे दोनों में से एक आप समझ सकते हैं, क्रेप सूत, बॉकेल सूत, स्लब, फ्लाक सूत। तो आपका जो नवीन मतलब क्या होता है, नॉवेल्टी। नवीन मतलब क्या होता है आपका, नॉवेल्टी। नॉवेल्टी धागा जिसको बोलते हैं, वो किस प्रकार, निम्न प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो बॉकेल वाले होते हैं। वो क्या होते हैं, बॉकेल वाले होते हैं, बॉकेल ऐसे ऐसे रहेगा, और अरे एक मिनट,
हाँ, एक तो ऐसे है आपका स्लब यार्न, एक सीधा धागा रहेगा, मैंने धागा पढ़ाया, आप वहाँ जाइए, उसमें ऐसे लपेटा रहता है, ठीक है। बॉकेल ऐसे 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 रहेगा, फिर कुछ दूर पे जाएगा, फिर ऐसे 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 रहेगा, फिर कुछ दूर पे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे रहेगा, फिर कुछ दूर पे जाएगा, ये बॉकेल आता है। और फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे बिनाएगा, थोड़ा सा यहाँ ऐसे बिनाया, यहाँ ऐसे छोड़ दिया बिना बिनाए, यहाँ बिना बिना बिनाए छोड़ दिया, यहाँ बीन दिया, मतलब उसको कताई कर दी, यहाँ बिना बिनाए छोड़ दिया, यहाँ पर इसको आकर क्या किया, जो है इसका हम लोगों ने धागे को धागा बना दिया, इसको हम लोगों ने कताई वाली प्रक्रिया इस पर कर दी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक। लेकिन क्रेप सूत जो होता है वो कॉटन का ही सूत होता है, इसको अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, कताई प्रक्रिया करते हैं, इसमें नॉवेल्टी यार्न में नहीं आता है ये। और इसको अच्छे से हम लोग इसको जो है वो करते, जितना चाहिए उतना हम लोग इसको जो है कताई करते हैं, अच्छा धागा बनाते हैं। थोड़ा सा ये सख्त होता है, पहनने में सख्त नहीं होता, छूने में थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सख्त दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या चलाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 आपका जो है वही आपका बिल्कुल सही है। और आप आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे वस्त्र जिनके तंतु में रंग चढ़ने की बंधुता भिन्न है, बंधुता मतलब दोस्ती नहीं है, बंधुता मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, उन्हें एक ठोस रंग से एकल रंग से भिन्न जो है टब में रंगना संभव है। मतलब ऐसे रंग जो एक दूसरे में चढ़ जाते हैं, वो दोस्त नहीं है, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, अलग अलग रखना पड़ता है ताकि एक दूसरे में चढ़े ना। ऐसे रंग जिनमें विभिन्न प्रकार के तंतुओं के लिए बंधुता हो, उन्हें एक ठोस रंग बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अब इसमें क्या बताना है, तो ऐसे वस्त्र जिनके तंतु रंग चढ़ने की दोस्ती नहीं है, उन्हें एकल एवं ठोस रंग में रंगना जो है संभव है। संभव है, क्यों संभव है, क्योंकि जब वो आपस में दोस्ती नहीं है तो वो जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो बोलेगा मैं तुम्हारे कपड़े पे आऊँगा, वो बोलेगा मैं तुम्हारे कपड़े आऊँगा, तो मजबूरी है कि अलग अलग टब में दोनों कपड़ों को डालो और दोनों कपड़ों को रंग के और निकाल के फैला दो, ठीक है। अलग अलग रंग के दोनों कपड़ों को रंग के फैला दो। और दूसरा क्या है, ऐसे रंग जिनमें विभिन्न प्रकार के तंतुओं के लिए बंधुता है। अब जो अलग अलग तंतु होते हैं रंगने के लिए, मतलब एक ही कलर के मान लो रंग दिया, ऐसा कुछ होता है, टाई एंड डाई कर दिया, ऐसा कुछ होता है, तो उनको आप रंग सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार नहीं होता, मतलब कि उसमें इलास्टिसिटी पावर नहीं होती है। नियोप्रिन, स्पेंडेक्स, इलास्टेन, विस्कोस, कौन से ऐसे धागे हैं आपको बताना है। तो आपको पता है नियोप्रिन जो होता है उसमें भी इलास्टिसिटी होती है, स्पेंडेक्स तो मतलब फेमस ही है इस इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टेन में लग ही रहा है इलास्टिसिटी है। विस्कोस जो होता है वो खनिज जैसा होता है, वो रेयान होता है, रेयान का, और रेयान आपको पता है पानी सोखता है और ये फैलता बहुत कम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से धागों के बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित है तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग किया जाता है। केंद्र मतलब उसमें केंद्र नहीं है, उसमें बीच की सेंटर चीज़ें नहीं हैं, तो कौन सा धागा ऐसा है, ठीक है। और क्विल्टिंग, क्विल्टिंग मतलब उसको जो है जब वो किया जाता है, दबाया जाता है, रखा जाता है, बांधा जाता है, और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग किया जाता है तो वो उपयोग नहीं आता है, ठीक है। कोकून है, स्पूल है, कोन है, वाई कोन है। तो क्या धागों के बंडल में कौन सा बंडल केंद्र रहित है तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है, मतलब उसको क्विल्ट करते हैं, उसकी बिनाई करते हैं, उसको इकट्ठा करके दबा के भी रखते हैं, साथ साथ उसको कढ़ाई की मशीनों में भी प्रयोग करते हैं, कढ़ाई भी उससे करते हैं। तो स्पूल जो होता है वो आपका क्या होता है, वो स्पूल आपके मशीन का जो है वो होता है, ठीक है। तो स्पूल जिस पर धागे लपेटे जाते हैं, कोन, वाई कोन। तो आपका जो कोकून होता है ये धागे का बंडल होता है जो केंद्र, इसमें केंद्र नहीं होता है, ठीक है। तो आपका क्या है, कोकून है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए लीनियर डेंसिटी यूनिट्स, लीनियर मतलब कम, सूची 2 में व्याख्या करना है, ठीक है।
डेंसिटी की बात हो रही है। डेनियर में कितना है, डेक्स में कितना है, डेसीटेक्स में कितना है, माइक्रोटेक्स में। कहने का मतलब आपको बड़े से छोटा 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 करते चले जाना है। आइए, 1000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन। एक डेनियर से कम के कपड़े के लिए प्रयुक्त 9000 मीटर के तंतु या धागे में ग्राम में वजन। 1000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन। 840 मीटर तंतु या धागे का ग्राम में वजन। ठीक है, बताना है। तो डेनियर आपका क्या होता है, सबको पता होगा, मैंने बताया हुआ है। 9000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन क्या होता है, डेनियर होता है। टेक्स क्या होता है, 1000 मीटर तंतु का या धागे का ग्राम में वजन हो जाता है आपका टेक्स्ट। 1000 मीटर या 10,000 मीटर या 1 मिनट, सॉरी 10 नहीं 1 कहाँ गया। 1000 मीटर के तंतु या धागे का जो वजन होता है ग्राम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट। इसके बाद में डेसीटेक्स क्या होता है, डेसीटेक्स होता है 10,000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन। इसको क्या बोलते हैं, डेसीटेक्स्ट बोलते हैं। इसमें माइक्रोडेनियर क्या होता है, माइक्रोडेनियर का मतलब होता है एक डेनियर से कम के कपड़े के लिए प्रयुक्त। एक डेनियर से कम के कपड़े के लिए प्रयुक्त जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोडेनियर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा, आपका जाएगा तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहती थी, याद आ गया मुझको। मैं एक चीज़ ये कहना चाहती थी कि मैं क्लास नहीं ली थी 2 दिन, तो किसी ने मतलब मुझे पूछा नहीं क्लास क्यों नहीं लिए। और ठीक है, पूछना भी विशेष चाहिए नहीं। अभी मैं इतना भी तो आप लोग के बीच में वो नहीं हुई हूँ कि आप लोग मेरी चिंता करें। 1-2 लोग हैं जो करते हैं, नहीं तो एक लोग हैं उत्तराखंड से, तो उनका नाम मुझे नहीं पता। एक बार उन्होंने बताया भी था पर मुझे रिमेंबर नहीं है। वो मैंने TGT रैम्बो बना हुआ है और TGT लिखा हुआ, तो मैंने वैसे ही उनको सेव कर लिया था। वो एक लोग मुझे डेली मैसेज करती थी, मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे सोच कर कि मेरे साथ जुड़े लोग को कितने महीने हुए, 4 महीने हुए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये लोग मुझसे इतना जुड़ गए। वो मेरे पास मैसेज करती हैं और बोलती दीदी आज क्लास नहीं लेंगी। मुझे इतना अच्छा लगता है कि देखो कितने मतलब प्यार से बोलती हैं वो। और जब मैं बोल देती हूँ अच्छा आज नहीं कल, सच बताऊँ तो उनके मेरे 4-5 क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो मैंने डाला नहीं। मैं कल उनके सारे क्वेश्चन यूट्यूब पर डालूंगी। और क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, वो मैंने ही डाला था क्वेश्चन यूथ पर उस पर टेलीग्राम पर, तो उसको वो दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहती हैं तो मैं उसको कल डाल दूँगी। अगर आप रोज़ देखती ही हैं तो जो है आप इसको याद रखिएगा कि मैं कल उसको डालूँगी, आपके क्वेश्चन को टेलीग्राम उस पर यूथ पर डालूँगी, छोटे छोटे क्वेश्चंस को। अच्छा, तो किसी ने मतलब 1-2 नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन आप लोग को क्योंकि लगेगा कि रोज़ मैं उसी का नाम लेती हूँ तो 1-2 नाम नहीं लूँगी। 1-2 लोग को छोड़कर, और आज एक लोग मेरे पास फ़ोन की थी, वो समझ रही हैं, उन्होंने भी मेरी हालचाल पूछी थी। नहीं तो कोई मेरी हालचाल नहीं पूछता। पता है क्या लोग लिखते हैं मेरे, क्या लोग बताते हैं मुझको, बोलते हैं आप रोज़ वीडियो नहीं डालती इसीलिए आपकी व्यूज़ नहीं बढ़ रहे। यार क्या बताओ, कुछ भी आप लोग बोलते हो। मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, फैमिली है, परिवार है, पति हैं, बच्चे हैं, सास ससुर है। मैं सिर्फ वीडियो ही डालने लग जाऊँ, अपने सास ससुर को ना देखूँ, मैं सिर्फ वीडियो डालने लग जाऊँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका मैं होमवर्क ना देखूँ, एग्ज़ाम चल रहा है मैं बच्चों के एग्ज़ाम को ना देखूँ, मैं वीडियो ही डालती रह जाऊँ, मैं अपने स्कूल को, मैं अपने काम को ना देखूँ, मैं वीडियो ही डालती रह जाऊँ और कुछ ना करूँ, तो कैसे काम चलेगा। देखिए मेरा परिवार है, उसको मुझे लेके चलना है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पढ़ाई के लिए प्लेटफॉर्म पे ऐसे हैं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई नहीं कर पाए, परिवार की वजह से पढ़ाई छूट गई। तो ऐसा नहीं है, मैं भी चाहती हूँ डेली आपको वीडियो देना, लेकिन समझा कीजिए, फैमिली है, आपकी शादी नहीं हुई है जिसकी जिसकी उसको पता नहीं है, लेकिन जिसकी शादी हुई है ना उसको पता है कि वीडियो डालना जो है, समय निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि घर में 1-2 आपके सपोर्ट में रहते हैं और 1-2 सपोर्ट में नहीं रहते हैं, इसलिए। अच्छा, मैं ये भी चीज़ बोलूँगी, चलो ठीक है बाद में बोलूँगी, अभी क्वेश्चन करते हैं। रुके रहेंगे तो मैं बोलूँगी ज़रूर और आपको सुनाऊँगी। छः, सूत निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया को सही क्रम में लगाना है। ओपनिंग एंड कार्डिंग, स्पिनिंग, गिनिंग, हैंड पिकिंग, वीविंग। तो आपको क्या इसका लगाना है, तो सबसे पहले आपको सूत जो प्रक्रिया है उसको क्या करेंगे,
हैंड पिकिंग करेंगे मतलब आप हाथ से, पिक का तो मतलब होता है एक बार इधर सूत गया और वापस लौट के आया तो एक पिक पूरा हुआ, तो हैंड पिकिंग हो गया मतलब आपको हैंड से उसको जो है घुमाना हुआ है। सूत निर्माण की प्रक्रिया हैंड से घुमाने की, हैंड पिकिंग हो गया। हैंड पिकिंग के बाद में आपका क्या हो गया, गिनिंग हो गई। हैंड पिकिंग के बाद में क्या हो गई, गिनिंग हो गई। गिनिंग के बाद में ओपनिंग एंड कार्डिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने वो जो है उसको हैंड पिकिंग की थी, इकट्ठा किया था, इसके बाद गिनिंग की थी, उसकी जो है आपने सफाई की थी, बीज वगैरह निकाले थे। बीज वगैरह निकालने के बाद में आपने ओपनिंग एंड कार्डिंग मतलब कि आप उसको खोलेंगे, खोलने के बाद कार्डिंग मतलब उसको क्या करेंगे, झाड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, झाड़ने के बाद में आप स्पिनिंग करेंगे। स्पिनिंग मतलब क्या करेंगे, आप उसको घुमाएंगे, आप उसकी कताई करेंगे। ठीक है, और कताई करने के बाद में क्या करेंगे, वीविंग करेंगे यानी कि बुनाई करेंगे। आपका ऑप्शन क्या जाएगा, 4 3 1 2 5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सूची को 1 से और सूची 2 को मिलाना है। साधारण पॉलीमर, आर्द्र स्पिनिंग यानी कि नम कताई, शुष्क स्पिनिंग यानी कि जो है ड्राई कताई, और गलित स्पिनिंग मतलब कि गलाकर किसी चीज़ की स्पिनिंग, गलाकर धागों की स्पिनिंग करना। विस्कोस रेयान, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एसीटर, कॉटन, किसको किस तरह से करते हैं। जो साधारण पॉलीमर है वो आपका कौन सा आ जाता है, वो आपका रेयान आ जाता है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग सेलुलोज और साधारण पॉलीमर मिलाकर बनाते हैं। तो साधारण पॉलीमर आपका किस पे आ जाएगा, विस्कोस पे आ जाएगा। आधा स्पिनिंग किस पे चली जाती है, तो सेलुलोज की कताई जो होती है वो थोड़ी सी नम करके की जाती है। अगर एकदम से रूखा कताई किया जाएगा तो जो धागे हैं वो धागे क्या हो जाते हैं, टूट जाएंगे। आप कभी बाती बनाए हैं, बाती, अगर बाती बनाए तो हल्का सा जब हाथ पे आप पानी लगाते हैं फिर बाती बनाते हैं तो बहुत ही पतली और सुंदर बाती बनती है। तो आर्द्र कताई किस पर चली जाती है, कॉटन के सेलुलोज पर। शुष्क स्पिनिंग, शुष्क स्पिनिंग आपका एसीटर उसमें चला जाता है, एसीटर फाइबर में चला जाता है, शुष्क इसमें किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में गलित स्पिन, पॉलिस्टर जो होता है वो आपको पता है पिघला कर ही जो है उसका स्पिनिंग किया जाता है। वो पिघला ही रहता है क्योंकि प्लास्टिक रहता है, पिघला ही रहता है, तभी उसकी स्पिनिंग क्या कर दी जाती है, की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, 1 5 4, ये देखिए 1 5 4 2, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइएगा आप लोग, बनावटी टेक्सटाइल रेसे होते हैं। बनावटी अधिक टिकाऊ और सूखने की शक्ति वाले, कम विषैले और पारिस्थितिक मित्र, अधिक टिकाऊ और चिकना, कम चिकना और टिकाऊ, कम चिकना और कमजोर। तो क्या होगा इसका बताइए। तो आपका जो बनावटी टेक्सटाइल है, बनावटी रेशा जो आपका है, अधिक टिकाऊ और सोखने की शक्ति नहीं होती, टिकाऊ अधिक होता है लेकिन सोखने की शक्ति नहीं होती। कम विषैला और पारिस्थितिक मित्र, विषैला भी होता है और पारिस्थितिकी मित्र भी नहीं होता है। अधिक टिकाऊ और चिकना, बिल्कुल अधिक टिकाऊ और चिकना होता है, अधिक टिकाऊ और चिकना होता है। क्यों, नायलॉन टिकाऊ भी होता है और बहुत प्लेन भी होता है। कम चिकना और कमजोर, बिल्कुल चिकना बहुत होता है और कमजोर भी नहीं होता है। तो ऑप्शन ए भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। सूत काटने की प्रणाली में चरणों को सही क्रम में लगाना है। सूत काटने की प्रणाली को में चरणों को आपको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका सही चरण। ड्राइंग, कॉर्डिंग, कॉम्बिंग, रोकिंग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्डिंग होगी, धुनाई होगी, सफाई होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, कार्डिंग होगी। कार्डिंग के बाद में क्या होगा, आपकी ड्राइंग होगी। ठीक है, सबसे इसके बाद में क्या होगा, ड्राइंग होगी, आपकी सुखाई होगी। उसके बाद में क्या होगा, कॉम्बिंग, कॉम्बिंग मतलब झाड़ा जाएगा, कंघी की जाएगी। ठीक है, झाड़ा जाएगा, कंघी की जाएगी। कंघी करने के बाद में क्या होगा, रोकिंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 1 3 4 कहाँ है आपका, देख लीजिए। चलिए, कपड़े के सेल्वेज्ड यानी किनारा वस्त्र की चौड़ाई के साथ रूपरेखा में चलना चाहिए। वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए। वस्त्र की डिजाइन अनुसार लाइन में होना चाहिए। वस्त्र में कोई भी सही नहीं है। तो सभी प्रकार के वस्त्रों में चौड़ाई के तरफ दोनों सिरे 1.52 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक की चौड़ाई का किनारा रखती हैं। ठीक है, इसी
को स्लीवेज कहते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। स्लीवेज का मुख्य काम होता है वस्त्र को स्थिर रखना और मजबूती प्रदान करना। ठीक है, तो वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना, लंबाई है और समरेखा में चलेगा तभी वस्त्र का किनारा बढ़िया होगा और वस्त्र क्या होगा, मजबूत होगा, तभी सिलाई उसकी मजबूत होगी। इनसे किस पर फफूंद और कीड़े सबसे कम असर डालते हैं? वेजिटेबल रेसे, जंतु रेसे, रीजनरेटेड रेसे या सिंथेटिक रेसे? सबसे कम किस पर असर पड़ता है? तो सबको पता है सिंथेटिक रेसे पर जो है आपका इन सब का असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाए जाते हैं मानव निर्मित में, कपास व लिनन में, प्रोटीन रेसे में और इलास्टोमेरिक रेसे में। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाए जाते हैं किस रेसे में? तो क्रॉस लिंकेज व साइड चेन किस में पाए जाते हैं? मानव निर्मित, कपास, लिनन, प्रोटीन, इलास्टिक मैरिक रेसा। तो ये पाए जाते हैं आपके किसमें? प्रोटीन रेसे में। देखिए कैसे, मैं आपको दिखा दूं। देखिए मैंने पिक्चर लगा रखी है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्रोटीन रेसा है। ये आप जो देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये प्रोटीन रेसा है आपका। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, इसमें जो ये आपके क्रॉस लिंकेज हैं, ये आपके साइड चेन्स हैं और ये क्रॉस लिंकेज हैं। ठीक है, साइड साइड में लगेंगे तो साइड चेन है और बीच बीच में लगेंगे तो क्रॉस लिंकेज हैं। ठीक है, तो ये आपके होते प्रोटीन रेसे होते हैं, इसमें सही क्रॉस चेन्स बन जाते हैं ये, और साइड में लगे जाते हैं तो साइड लिंकेज वाली चीज़ें। साइड लिंकेज क्या, ये इसमें साइड लिंकेज मतलब कि साइड से जोड़ना या साइड से लिंक करना या साइड से सटा रहना, ऐसा। लेकिन क्रॉस लिंकेज यही आपके होते हैं प्रोटीन रेसे में, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये ऐसे आ रहा है, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, मान लीजिए किसी चीज़ को ऐसे ऐसे घुमाना होता है, ऐसे ऐसे। अब बीच में आपने ऐसे खड़ा कर रखा, मान लीजिए यही है आपका, और आपने ऐसे खड़ा कर रखा है आप, तो देखिए अगर आप ऐसे खड़ा कर रखेंगे, एक मिनट मैं भी दिखाती हूँ, ऐसे आपने खड़ा कर रखा है। ठीक है, अब ये आपने खड़ा कर रखा है, तो जो है आपका जो आपका रेसा आ रहा है वो देखिए नीचे से आ रहा है ना, लेकिन इसके ऊपर से ऐसे आएगा, इसके ऊपर से ऐसे आएगा। ठीक है, इसके ऊपर से ऐसे आएगा, तो ये क्रॉस लिंकेज चल रहा है। ठीक है, तो ये किस में होता है? प्रोटीन में होता है। चलिए आइए देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो ये किस में आपका आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका प्रोटीन में। ठीक है, किस में आ जाएगा? प्रोटीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है, टफ्टेड, लेमिनेटेड, ब्रेडेड या फेल्ट कपड़ा? सीधे वस्त्रों से बनाया जाता है, ऐसा कौन सा कपड़ा है ये आपका? तो ये आपका है जो आपका टफेड है, लेमिनेटेड है, ब्रेडेड है और फेल्ट है। तो फेल्ट कपड़े को हम लोग नमदा भी कहते हैं, नमी और ताप एवं दाब के ऊनी रेशों को आपस में उलझा कर बनाया जाता है, इसको फेल्टिंग कहा जाता है। इसमें वस्त्रों की बुनाई नहीं होती है, ये कंबल, दरी, कालीन, स्वेटर, मोजे आदि बनते हैं। यह कपड़ा सीधे तंतु से बनाया जाता है। अब इसके तंतु किस में होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसकी बुनाई नहीं हो पाती है, इसलिए इसको ताप और दाब से क्या करते हैं? दबा देते हैं और उसके बाद में कपड़े बनाते हैं। तो कौन सा कपड़ा है? फेल्टिंग कपड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़ों को सीधा करके सुखाती भी है और कहलाती है डिकेटाइजिंग, सीजिंग, टेंटरिंग, कार्बोनाइजिंग। वह अंतिम परिसर जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है, वह कौन सी कहलाती है? कौन सी परिसज्जा कहलाती है? आपको बताना है। ठीक है, वो कौन सी परिसज्जा कहलाती है आपको बताना है। तो आपकी जो है क्या है? अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा, अब सीधा करने की बात हो रही है, तो टेंटरिंग में जो कपड़ा अगर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कपड़ा अगर होता है, तो टेंटरिंग का मतलब क्या होता है? कपड़े को खींच खींच के उसको क्या करना? बराबर करना। तो वो कपड़ा क्या कहता है? टेंटरिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरलान के निर्माण में उपयोगी इनमें से कौन सा रासायनिक तत्व है? विनाइल क्लोराइड, टेराफ्थैलिक एसिड, एक्रिलोनाइट्रॉल या एथिलीन
ग्लाइकॉल। तो आपका ये जो आएगा इसमें, तो कपड़े को आप जो है आरलान के निर्माण के लिए जो रासायनिक तत्व जरूरी है वो मैंने आपको अभी उस दिन बताया था, सारी चीज़ के लिए मैंने बताया था कौन कौन सा है। इसीलिए मैं जब फर्स्ट वीडियो बनाती हूँ कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे ये चैप्टर चल रहा है आपका वस्त्र का, तो इसमें 70% मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था। जो नहीं देखा है इसके पीछे की सारी वीडियो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट है यूथ प्रैक्टिस सेट, आप जाइए वहाँ पर सारी वीडियोस मिलेगी। आप बिल्कुल वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें पा जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका आरलान के लिए एक्रिलोनाइट्रॉल, एक्रिलोनाइट्रॉल एक्रिलिक रेशा है या एक संश्लेषित पॉलीमर रेशा है जो एक काफ़ी जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं के फलस्वरूप बनाया जाता है। इसका आविष्कार 1948 में हुआ था। इसमें 85% एक्रिलो नाइट्रिल होता है। इसका आणविक संरचना में पॉलीमर की लंबाई श्रृंखला होती है। एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है मेल्ट कताई द्वारा, सूखी कताई द्वारा, गीली कताई द्वारा, ब्लो कताई द्वारा। एसीटेट की बात हो रही है तो एसीटेट आप सबको पता है कि कौन सा कपड़ा होता है। एसीटेट, एसीटेट आपका जो है प्राकृतिक में ही आता है, ठीक है। तो एसीटेट क्या है, एसीटेट एक आपका रेयान का ही प्रकार है जो सेलुलोजिक रेशा है। आपके तंतुओं का निर्माण होता है कैसे, मेल्ट कताई द्वारा, सूखी कताई द्वारा, गीली कताई द्वारा, ब्लो कताई द्वारा। तो एसीटेट जो तंतुओं का जो है निर्माण होता है, जो तंतु बनाए जाते हैं वो आपके एसीटेट वाले जो तंतु बनाए जाते हैं वो सुखाकर, मतलब थोड़ा सा उसमें हल्का सा नमी रहेगा, ठीक है, हल्का सा नमी रहेगा, बहुत अधिक नमी नहीं रहेगा, हल्का सा नमी रहेगा, उसी के द्वारा उसको हम लोग कताई, क्यों, क्योंकि एक तो सेलुलोज है उसमें, ऊपर से उसमें आपका प्लास्टिक भी है, तो थोड़ा सा उसमें रहेगा। सूखी कताई नहीं होगी उसकी, गीली कताई मानी जाएगी। ऑप्शन आप सही कीजिएगा, गीली कताई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजरती है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताइए। शेडिंग बोलते हैं, पिकिंग बोलते हैं, बुनना बोलते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए करघे के हार्नेस के द्वारा ताने के धागों के ऊपर से उठाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो शेडिंग जो है बुनाई की इस क्रिया में हार्नेस ताने के उस धागे को ऊपर उठाता है जिसके नीचे वस्त्र से गुजरना होता है। ताने के धागों को उठाने का जो एक तरीका होता है, जो शेप बन जाता है, इसमें बाने के धागों का शटल जो है दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जाता है, तो वो शेडिंग बुनाई होती है। कौन सी बुनाई होती है, शेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, धागे जो सेलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है ताना, बाना, कता और उत्सूत्र। अभी मैंने बताया कि सेलवेज क्या होता है, तो सेलवेज आपका जो है, तो ताना बाना वस्त्रों की बुनाई होती है। सभी प्रकार के वस्त्रों को जो है जो बनते हैं उसमें कम से कम आधा इंच 1 इंच मार्जिन छोड़ दिया जाता है ताकि कोई मोटा आदमी हो तो उसको ढीला कर ले, ठीक है, तो इतना छोड़ दिया था, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेलवेज बोलते हैं। तो ये क्या होता है, किनारी जो समस्त मतलब पूरे जो है कपड़े से अलग प्रकार की होती है, इसको सेलवेज कहते हैं। और ये आपको जब इसको छुड़ाता है, चाहे आप इसको मार्जिन बोल दीजिए, चाहे आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो है आपके कपड़े को सुरक्षित रखने के लिए भी ये किनारी छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये ताना जो होता है, ताना वो जो है उसके समकक्ष रखा जाता है, ताने के समकक्ष, इसके समकक्ष रखा जाता है, ठीक है। चलिए, कपड़े को 10% कास्टिक सोडे में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, मर्सराइजिंग या पार्चमेंटाइजिंग। तो जो है आपके कपड़े को 10% कास्टिक सोडे में खींचकर 2 मिनट तक भिगोने की विधि को क्या बोलते हैं, बोलते हैं आपका मर्सराइजिंग बोलते हैं। मर्सराइजिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, सनफ्राइजिंग, मर्सराइजिंग सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। मर्सराइजिंग का मतलब होता है कि कपड़े को आपको भिगोने के बाद में कपड़े को आप निकालेंगे, निकालने के बाद में उसको जो है अच्छे से साफ़ कर देंगे, और साफ़ करने के बाद में जो है उसका थोड़ा सा आप उसकी क्या करेंगे,
चमक कर देंगे या उसको सफाई कर देंगे, ऐसी प्रक्रिया करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्सराइजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मर्सराइजिंग की क्या प्रक्रिया, मर्सराइजिंग सैनिटाइजिंग भी मैंने बताया था, जरा आप लोग बताइएगा सैनिटाइजिंग क्या होता है। सैनिटाइजिंग भी मैंने बताया था, सबको बताया था नहीं, अभी मैंने सैनिटाइजिंग बताया था। उसके बाद में मैंने सैनिटाइजिंग के बाद में आपको सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, अब मैंने सत्य बात तो ये है कि मैंने बुनाई भी पढ़ा रखी है आप लोगों को। अगर कहीं भी कोई समस्या आ जाती है तो आप जो है जाकर उसको भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा वो मैं जो बोलने वाली थी, तो मैंने बोला कि कोई अगर इस तरह से अगर बोल देता है तो कि जो है आप क्लास नहीं लेते हो इसलिए आपको कोई देखता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग कि आपके घर में आप बीमार हो, आपकी बहन आपके भाई बीमार हैं, ठीक है, आपकी मम्मी बीमार है, आपके हस्बैंड बीमार है, कोई बीमार है, तो क्या करते हो आप, वही खाने पीने की प्रक्रिया करते हो हैं, वही खाने पीने की प्रक्रिया करते हो, वही आप सोने का टाइम रखते हो, ऐसा ही होता है। ज़रा मुझे एक बार बताना नीचे, ठीक है, क्योंकि जो है ये सबको समझ में नहीं आता। मैं सच बताऊं तो मैं चाहती नहीं कि मैं किसी को ये आशीर्वाद दूं कि भगवान तुम्हारी जल्दी से शादी करे, सच बता रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि सब लोग नौकरी वोकरी पा जाए उसके बाद शादी करें, लेकिन जितने लोग शादीशुदा जोड़ों की तकलीफ़ को नहीं समझते ना, उतने लोग कि भगवान जल्दी से जल्दी शादी करा दें, तो उनकी जो है शादी के सारी जो है जो मतलब चमक है ना, बिल्कुल पारदर्शिता, वो समझ में आएगी। सच बता रही हूँ, जितने लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, जितने लोग शादीशुदा जोड़ों की तकलीफ़ को नहीं समझते हैं, ईश्वर से सब शादीशुदा जोड़े मिलकर प्रार्थना कीजिए उनकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर इसी लगन में हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट लगन में ज़रूर हो जाए। जितने लोग तकलीफ़ समझते हैं, ईश्वर करे माता रानी से उनके लिए भी प्रार्थना करिए कि जब तक उनकी नौकरी ना लग जाए तब तक उनकी शादी ना हो। ठीक है, जब हम लोग कहीं पैसे वगैरह देते हैं ना, जैसे आप किसी दुकान पे खाना खाने जाओ, आप किसी होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो वही चीज़ आपको मिलता जो है चीज़ें मिलती हैं। आप यहाँ रोटी सब्जी आप रैप कर लो और उसको खा लो, स्वाद नहीं आता। लेकिन आप बरीटो खाने चले जाओ, मैदे की रोटी में सब्जी मिल गया, वाइट सॉस मिल गया, और जो है सॉस और जो है चिली सॉस सोया सॉस सब मिला के आपको सब्जी मिल गई, रोटी मिल गई, और उसको बटर पेपर में लपेट के आपको दे दिया गया, बरीटो हो गया, जो कि 99 रुपए की एक रोटी मिल रही है आपको, बहुत स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जब आपको घर में आपकी मम्मी आपकी दीदी आपकी बहन बना के देता है तो वो अच्छा नहीं लगता। क्या है यार, तुम सूखी रोटी और सब्जी ला कर दे दी। उसी तरह से जहाँ पैसा देके आप लोग कोचिंग कर रहे हो ना, वहाँ आप लोग का सवाल कुछ नहीं रहता, लेकिन जहाँ आप लोग मेरे वीडियो शेयर तक नहीं करते हो आप लोग, और आप लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हो। पता नहीं मेरा दिल बड़ा है कि आप लोग का दिल छोटा, भगवान जाने। चलो ठीक है, मर्सराइजिंग की प्रक्रिया बताते हैं। इस प्रक्रिया में इसको इंग्लिश में कैलिको प्रिंटर जॉन मरमट के नाम पर ये रखा गया था। इस प्रक्रिया में कास्टिक सोडे की रासायनिक प्रक्रिया में वस्त्रों को भिगा दिया जाता है, उसके बाद उसको निकाला जाता है, उसमें चमक आ जाती है। मर्सराइजिंग की प्रक्रिया अधिकतर सूती वस्त्रों पर की जाती है, और इसको दूसरों पर भी किया जाता है, लेकिन सेलुलोजिक रेशा पर ही इसका असर ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसमें बोला है कास्टिक सोडा। मैंने अभी बताया कास्टिक सोडा, यानी कि मर्सराइजिंग प्रक्रिया इसकी बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र निर्माण का विधि नहीं है। सिलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, बिनाई, कटाई। सिलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, बिनाई या कताई। तो आपकी क्या है, कौन सी विधि वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है। तो सामान्यतः जो होती है वो जब सिलाई से हम लोग बुनते हैं तो क्या होता है, वो आपका वस्त्र निर्माण का जो होता है वो प्रक्रिया हो जाता है। सिलाई से, जब सिलाई से हम लोग बुनाई करते हैं तो स्वेटर बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग करते हैं हम लोग, तो ड्राफ्टिंग करते हैं तो कपड़े की जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो भी वस्त्र निर्माण की विधि में आ जाता है। कटाई करते हैं वो भी वस्त्र निर्माण की विधि में आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बिनाई करते हैं किसकी, जो है कपड़े की, ताने बाने की, तो क्या वस्त्र निर्माण होता है उससे।
वस्त्र निर्माण के लिए सिलाई से बुनाई होगी, ड्राफ्टिंग हुई, कढ़ाई होगी, तुरपाई होगी, प्रेस होगा और भी जितनी प्रक्रिया होंगी। बिनाई जो होती है, बिनाई की जो प्रक्रिया होती है, वीविंग होती है, वो वस्त्र निर्माण की नहीं है, वो ग्रे गुड्स तैयार करने की प्रक्रिया है। ठीक है, वो क्या है? ग्रे गुड्स तैयार करने की प्रक्रिया है बिनाई, ताना बाना। ठीक है, तो वैसे इसमें सब चीज़ें हैं, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही सबसे परफेक्ट जा रहा है, तो सबसे बढ़िया सी ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कार्डिंग के द्वारा क्या किया जाता है? रेशों के धागे बनाए जाते हैं। रेशों के गट्ठर, नट्ठर नहीं होगा, यहाँ पर गट्ठर होगा, यहाँ पर इसको गट्ठर कीजिएगा, नट्ठर नहीं होगा, गट्ठर होगा। गट्ठर बांधा जाता है, रेशों को झुलसाया जाता है या सुलझाया जाता है और साफ किया जाता है। तो कार्डिंग प्रक्रिया रेशों को साफ करने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भराई यानी कि फीलिंग सूत उतारता है रैप सूत के ऊपर। इसमें फीलिंग सूत उतारता है रैप सूत के ऊपर, इसमें क्या होगा? सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई, बुने बुनावट। तो आपकी जो है भराई यानी कि आपके जो रैप सूत होते हैं वो ऐसे होता है, और एक ऐसे 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 ये भी रैप होता है। एक ताना और बाना, ताना और बाना, ताना और बाना, इसको भी रैप सूत बोलते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं? सादी बुनाई बोलते हैं। इसको भराई वाली भी सूत बुनाई बोलते हैं, रैप बुनाई भी बोलते हैं। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। टुल बुनाई से हम लोग की तौलिया, जीन्स ये सब बनती हैं। साटिन बुनाई हम लोग के कपड़े होते हैं, बनते हैं, नाइट वियर बनते हैं। बुने बुनाई, वीविंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। क्रेबिंग एक फिनिश है, इसके लिए क्या करते हैं? सूती, सिल्क, ऊनी, नायलॉन। क्रेबिंग, तो आपका जो क्रेबिंग होता है एक फिनिशिंग है, वो कौन सी फिनिशिंग है? तो क्रेबिंग हम लोग सिल्क में फिनिशिंग करते हैं। सिल्क में क्या करते हैं? फिनिशिंग करते हैं कि अगर कहीं धागे में, कपड़े में सिकुड़न है तो उसको फैला वैला कर, रेशे में सिकुड़न रहती है, फैला वैला कर उसको एकदम चिकना करके और एकदम बढ़िया जो है टाइट कर देते हैं। उसकी शाइनिंग को थोड़ा कम करना पड़ता है क्योंकि रेशम में शाइनिंग होती है, तो उसको क्या करते हैं? सिल्क में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बताएं। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? नायलॉन, सूत, पॉलिस्टर। ए व 3 जो है दोनों ही, ए और 3 दोनों ही, एक ए और 3 यानी पॉलिस्टर। तो प्राकृतिक स्रोत की बात हो रही है, तो प्राकृतिक स्रोत से सूत प्राप्त किया जाता है और कोई सूत नहीं प्राप्त किया जाता, सूत प्राप्त किया जाता है। रेशम होता, ऊन होता तो भी प्राकृतिक होता। और भी जो वनस्पतिक चीज़ें हैं सारी, खनिज तक आपके जो है एस्बेस्टस रेशा, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ एस्बेस्टस ही ना, एस्बेस्टस जो है वो भी आपका खनिज तंतु है, प्राकृतिक तंतु में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। धागा की संख्या, धागे की दृढ़ता, धागे का घुमाव, धागे का समानता। तो भार प्रति इकाई कितना होगा और लंबाई प्रति इकाई धागे की संख्या वो करता है, बताता है। भार प्रति इकाई मतलब एक धागे की जो भार है वो कितना है, या लंबाई प्रति इकाई मतलब जो धागे की लंबाई है उसकी इकाई कितनी है, उसके माध्यम से धागे की संख्या मापी जाती है। ठीक है, धागे की संख्या ऐसे तोल कर नहीं, उसकी लंबाई में धागे को जब देखते हैं तब उसके भार को हम लोग नाप पाते हैं, धागे की लंबाई से, धागे की संख्या से। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग ये क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। भाई जितने लोगों को मेरी बात को अगर बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा, और अगर बुरा नहीं लगा होगा तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। जितने लोग शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी को समझते हैं उतने लोग क्या करेंगे, जितने लोग जो शादीशुदा नहीं है, कुंवारे लोग हैं, अगर शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी को समझते होंगे तो वो लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से कि जो है जो लोग हम लोग के दुख तकलीफ को समझते हैं उनकी शादी तब हो जब उनकी नौकरी लग जाए। जितने लोग शादीशुदा लोगों की तकलीफ नहीं समझते हैं तो सारे शादीशुदा लोग मिलकर सवेरे जब भगवान को दिया बाती करेंगे, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को मनाएंगे, तो एक बार ज़रूर मनाएंगे कि उतने लोगों की शादी या तो इस लगन में हो जाए या तो अगले लगन में हो जाए। ठीक है, कितने लोग इस चीज़ को आप करने वाले हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, नॉब का मतलब क्या होता है, तो नॉब का मतलब का आप भी उसका भी
आंसर बताइएगा। और नॉब को लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, नहीं तो आप लोग सोचे क्या पूछ लिया है। नॉब क्या होता है अपने फाइबर में, ये आपको बताना है, सब लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। तब तक बाय।